महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराध में सबसे अधिक लंबित केस हजारीबाग में। राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए गुरुवार की शाम डीजीपी अनुराग गुप्ता ने समीक्षा बैठक की। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी रेंज डीआईजी और जोनल आईजी के साथ हुई। इस दौरान केस में पुलिस की कार्रवाई, सुपरविजन के लिए लंबित मामले सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि हजारीबाग जिले में दर्ज 40 केस 3 माह से अधिक पुराने हैं, लेकिन इसमें सुपरविजन नहीं हुआ है। मामले में हजारीबाग रेंज डीआईजी को इस बिंदु पर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। अन्य जिलों में पुलिस की कार्रवाई को संतोषजनक पाया गया है। समीक्षा के बाद डीजीपी ने महिला और बच्चों के खिलाफ आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। सभी एसपी अपने अपने जिले में महिला कॉलेज, कोचिंग संस्था, स्कूल, मॉल सहित अन्य सार्वजनिक स्थल पर हेल्प डेस्क खोलने की दिशा में कार्रवाई करेंगे। सभी एसपी हेल्पलाइन नंबर और पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर सार्वजनिक स्थल, ऑटो रिक्शा, कॉलेज के बाहर सहित अन्य स्थानों पर लिखवाकर इसके बारे में प्रचार प्रसार करेंगे ताकि किसी बात की सूचना पुलिस को मिल सके। सभी जिले में महिला थाना प्रभारी और महिला पुलिस पदाधिकारी समय समय पर संस्थान में जाकर महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी एकत्रित कर कार्रवाई करेंगे। सभी एसपी महिला अपराध के मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने से संबंधित मामले की समीक्षा कर इसका त्वरित गति से निष्पादन करेंगे। लंबित केस में गिरफ्तारी, कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े केस का वैज्ञानिक और तकनीकी पद्धति से अनुसंधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है ताकि अपराधियों को केस के ट्रायल के दौरान कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सभी जोनल आईजी और रेंज डीआईजी महिला और बच्चों से जुड़े आपराधिक घटनाओं को लेकर दर्ज केस की समीक्षा माह में एक बार करेंगे और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश देंगे। बाबाधाम की गरिमा में 4 चांद लगाएंगे हेमंत सरकार, राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव में बोले मंत्री सुदिव्य सोनू। बाबाधाम में गुरुवार को 3 दिवसीय राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ है। महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। उद्घाटन के मौके पर दुमका सांसद नलिन सोरेन, देवघर विधायक सुरेश पासवान, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी, संथाल परगना कमिश्नर लालचंद दाडिल शामिल थे। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार की इच्छा है कि बाबाधाम की गरिमा को 4 चांद लगे, इसलिए यहाँ जो कार्यक्रम जनभावनाओं से जुड़े होंगे, सरकार जनता के साथ खड़े मिलेंगे। इसका एक उदाहरण था महाशिवरात्रि में शिव बारात का आयोजन और अब ये वैद्यनाथ महोत्सव। सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि आने वाले समय में श्रावणी मेला को सरकार और भव्य रूप देगी। बाबाधाम आने वाले कांवरियों को हर संभव सुविधा देगी। मंत्री ने कहा कि सांसद नलिन सोरेन और विधायकों ने जो बातें पर्यटन विकास को लेकर कही है, उस संबंध में यही कहेंगे कि जिस स्थान पर बाबा खुद विराजमान है, बाबा का आदेश होगा तो पर्यटन का विकास भी होगा। त्रिकुट का रोपवे भी चालू होगा। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि बाबा वैद्यनाथ की नगरी को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाए। मंत्री ने कहा कि कई सालों से वैद्यनाथ महोत्सव हो रहा था, बीच में कुछ कारणों से बंद हुआ था। अब बाबा की प्रेरणा से पुनः हम लोगों ने इसे शुरू करवाया है। आने वाले दिनों में राजकीय श्रावणी मेला का और भव्य आयोजन राज्य सरकार करवाएगी। उन्होंने देवघर की जनता से अपील की कि ईश्वर की आराधना का एक माध्यम संगीत भी है। संगीत के माध्यम से आप बाबा वैद्यनाथ को पा सकते हैं, इसलिए महोत्सव में आए और संगीत के नगीने जो आएंगे अपनी प्रस्तुति देंगे, उनकी कला की प्रशंसा करें, उनका उत्साह बढ़ाएं। देश में ऐसा संदेश जाए कि बाबा वैद्यनाथ की नगरी में बड़े बड़े कलाकार आने को उत्साहित रहें। पूजा सिंघल दस्तावेज देखने कोर्ट पहुंची। आईएएस पूजा सिंघल दस्तावेज देखने के लिए गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट पहुंची। गौरतलब है कि 2 साल 8 महीने पहले पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मनरेगा में हुए घोटाला सहित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के बाद उन्हें ईडी ने 2022 में गिरफ्तार किया था। उनके सीए के पास से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। सीए की गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार किया गया था। पूजा सिंघल भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल 8 महीने जेल में रही। पूजा सिंघल के करीबी के 20 ठिकानों पर मई 2022 में छापेमारी की गई थी। इतना ही नहीं, पूजा सिंघल के घर से भी घोटाले से संबंधित कई महत्वपूर्ण कागजात ईडी ने जब्त किया था। दिसंबर 2024 में उन्हें सशस्त्र जमानत मिली थी। मामले में वह अपने केस संबंधित जानकारी व ईडी के दस्तावेज देखने के लिए बुधवार को कोर्ट पहुंची थी।
9 घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस, सुबह से शाम तक तड़पती रही मरीज। समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से मंगलवार को ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित एक वृद्ध महिला शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इमरजेंसी में सुबह से शाम तक तड़पती रही। निरसा के गोपालगंज निवासी उक्त वृद्धा बसंती गोस्वामी को सिर में दर्द होने पर मंगलवार की सुबह उसे SNMMCH लाया गया। वह पहले से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से ग्रसित थी। अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर का इलाज उपलब्ध नहीं होने पर इमरजेंसी के चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया। इसके बाद सुबह लगभग 7 बजे बसंती गोस्वामी के बेटे ने 108 एम्बुलेंस के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर बुकिंग कराई। इसके बाद एम्बुलेंस के इंतजार में सुबह से शाम हो गई। इस बीच परिजन बार बार 108 एम्बुलेंस के कॉल सेंटर में फोन करते रहे पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। तब SNMMCH के चिकित्सकों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए 108 एम्बुलेंस के कॉल सेंटर पर फोन किया। इसके बाद शाम लगभग 4 बजे एम्बुलेंस पहुंची। 108 एम्बुलेंस के इंतजार में उक्त वृद्ध महिला इमरजेंसी के बरामदे में लगभग 9 घंटे स्ट्रेचर पर पड़ी रही। गंभीर सिर दर्द से महिला कहराती रही। एम्बुलेंस के कॉल सेंटर में फोन कर मरीज की गंभीर स्थिति के बारे में बताने के बाद भी समय पर एम्बुलेंस नहीं भेजी गई। 20 लाख रुपए से अधिक के साइबर फ्रॉड में नालंदा से अपराधी गिरफ्तार। CID के अधीन कार्यरत साइबर थाना की पुलिस ने 20,16,420 रुपए का साइबर फ्रॉड के केस में गिरफ्तार 20 वर्षीय जीतू कुमार को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वह नालंदा जिले के हरतौन थाना क्षेत्र के चौरिया का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल, एक सिम कार्ड, एक ATM कार्ड, एक पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किए हैं। साइबर थाना की पुलिस के अनुसार इस मामले में साइबर थाना में 15 अप्रैल 2024 को केस दर्ज हुआ था। ठगी के शिकार व्यक्ति ने अल्ट्राटेक सीमेंट और रूंगटा मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड से सीमेंट और छड़ खरीदने के लिए गूगल सर्च इंजन के जरिए एक नंबर हासिल कर संपर्क किया था, लेकिन साइबर अपराधियों ने इस मामले में ठगी के लिए कंपनी के असली नंबर को एडिट कर फर्जी मोबाइल नंबर डाल दिया था। जब शिकायतकर्ता ने उक्त फर्जी नंबर पर सीमेंट एवं छड़ खरीदने के लिए संपर्क किया, तब साइबर अपराधियों ने कंपनी का पदाधिकारी बनकर सीमेंट और छड़ सप्लाई करने के नाम पर उक्त रकम की ठगी कर ली। क्या है इस अपराधी की शैली बेचने का तरीका? किसी अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आने पर अपनी कोई निजी जानकारी साझा न करें। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल एवं अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए कस्टमर केयर या हेल्पलाइन नंबर पर भरोसा नहीं करें। किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक या URL पर क्लिक न करें। बैंक के UPI एप्लीकेशन से संबंधित रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक के अधिकृत नंबर पर ही संपर्क करें। ED को मैनेज करने के मामले में पुलिस अनुसंधान पर रोक जारी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने ED अधिकारियों को मैनेज करने के आरोपियों की CBI जांच को लेकर दायर क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी ED व राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने पूर्व में पारित अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता मनोज कुमार ने पैरवी की। वहीं ED की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता SB राजू ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ED के असिस्टेंट डायरेक्टर अरुण ने क्रिमिनल रीट याचिका दायर की है। उन्होंने पूरे मामले की जांच CBI से कराने का आग्रह किया है। उन्होंने पांड्रा OP में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ED ने उक्त केस में लगे आरोपियों की जाँच CBI से कराने की मांग की थी। पूर्व में याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस के अनुसंधान पर रोक लगा दी थी। मानसिक रोगी ने SNMMCH में आरक्षी चौकी में की तोड़फोड़, हवलदार को किया घायल। SNMMCH में इलाजरत मानसिक रोगी ने बुधवार की रात इमरजेंसी के समीप बने आरक्षी चौकी में घुसकर तोड़फोड़ की। उसने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। आरक्षी चौकी में आराम कर रहे हवलदार को भी जख्मी कर दिया। बाद में वह फरार हो गया। SNMMCH के स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार 2 दिन पूर्व ही बलियापुर के रहने वाले मानसिक रोगी को इलाज के लिए SNMMCH के मेडिकल विभाग में भर्ती कराया गया था। बुधवार की रात 12 बजे वह अपने बेड से उठा और इमरजेंसी के रास्ते आरक्षी चौकी में घुसा। उसने अंदर जाकर आरक्षी के चौकी के मुख्य दरवाजा को तोड़ दिया और खिड़की के कांच भी तोड़ दिए। आवाज सुनकर दूसरे कमरे में सो रहा हवलदार जाग गया। उसने उसे रोकने का प्रयास किया। इसी बीच मानसिक रोगी ने उस पर वार करते हुए भाग गया। इस घटना में हवलदार के सिर पर चोट लगी है। घटना की सूचना पर गुरुवार को अस्पताल प्रबंधन ने आरक्षी चौकी की जाँच की। क्षतिग्रस्त खिड़की को जल्द मरम्मत कराने की बात कही।
ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई, सरकार को मिला समय। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने SC/ST एक्ट में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रतिवादी का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने उसके आग्रह को स्वीकार कर लिया तथा मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा। इससे पूर्व प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने मामले में समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा की ओर से क्रिमिनल रीट याचिका दायर की गई थी। कहा गया है कि गोंदा थाना के ST/SC एक्ट के तहत ईडी ने अधिकारियों के खिलाफ सूचक हेमंत सोरेन की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसलिए SC/ST एक्ट के तहत ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की जाँच CBI या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई। गोमिया के डॉक्टर रूपम MD फिजियोलॉजी में बनी रिम्स की टॉपर। रिम्स रांची के विभिन्न विभाग के लिए PG में गोमिया प्रखंड के होसिर रथटाड़ निवासी डॉक्टर रूपम कुमारी MD फिजियोलॉजी में 71.13% अंक प्राप्त कर रिम्स की टॉपर बनी है। इस उपलब्धि के लिए डॉक्टर रूपम को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। होसिर रथटाड़ निवासी भाजपा नेता देवनारायण प्रजापति की पुत्री डॉक्टर रूपम की सफलता पर प्रजापति कुम्हार महासंघ के बोकारो जिला अध्यक्ष शेखर प्रजापति, योगेंद्र प्रसाद, तारमेश्वर प्रजापति, कमलेश कुमार सहित कई अन्य लोगों ने बधाई दी है। डॉक्टर रूपम ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। डॉक्टर रूपम ने बताया कि वर्तमान में वह गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में पद स्थापित है। उन्होंने बताया कि उनके पिता की इच्छा थी कि वह चिकित्सा के क्षेत्र में आए और लोगों की सेवा करें। उन्होंने DAV तेनूघाट से प्रथम श्रेणी में 10वीं उत्तीर्ण की। इसके बाद रांची श्यामली से +2 2013 में प्रथम श्रेणी से पास की और मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा चली गयी। इसके बाद रिम्स में नामांकन कराया। चेकिंग देख अचानक बाइक किया U-टर्न, टक्कर से स्कूटी सवार की मौत। परसुडी थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर गुरुवार दोपहर बाइक से टक्कर पर स्कूटी सवार B वेद स्वरण घायल हो गया। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार B वेद स्वरण 3 प्लेट रोड नंबर 10 के रहने वाले थे। वह वृद्धा पेंशन के काम से जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय गए थे। काम पूरा करने के बाद वह प्रखंड कार्यालय से मेन गेट से बाहर निकल रहे थे। वहीं करंडी की ओर से बाइक सवार 2 युवक आ रहे थे, लेकिन परसुडी थाना के पास हो रही चेकिंग को देखकर बाइक सवार युवकों ने अचानक U-टर्न लिया। इससे BDO ऑफिस से निकल रहे वेद स्वरण की स्कूटी से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आसपास के लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार को घटना के बारे में जानकारी दे दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में अब तक कोई शिकायत नहीं मिला है। हालांकि पुलिस युवकों के बारे में पता लगाने का काम कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कदमा में कल मनेगा बाहा पर्व, शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन। कदमा संथाल जोहेरथान में 8 मार्च को प्रकृति की उपासना का महापर्व बाहा बोंगा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री रामदास सोरेन व गांडी की विधायक कल्पना सोरेन समेत अन्य विधायक और समाज के गणमान्य लोग शामिल होंगे। इस महापर्व में शहर समेत कुल्हान क्षेत्र के विभिन्न नृत्य मंडलों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। यह जानकारी गुरुवार को कदमा संताल जोहेरथान के संरक्षण पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने जोहेरथान परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि बाहा बोंगा प्रकृति प्रेम और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है, जिसे संताल आदिवासी समुदाय द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में सैकड़ों लोग शामिल होकर मरांगबुरु और जाहेरायो से आशीर्वाद के रूप में सखुआ फूल को ग्रहण करेंगे। यह फूल प्रकृति की शक्ति और समुदाय की एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। पर्व की शुरुआत सुबह में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ होगी। मांझी बाबा और नायके बाबा की अगुवाई में जोहरथान परिसर में इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद सामूहिक बाहा नृत्य का आयोजन होगा, जिसमें पारंपरिक संगीत और लोक गीतों के माध्यम से सामुदायिक अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित करेंगे। उन्होंने बताया कि बाहा पर्व आदिवासी समुदाय की संस्कृति, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और पारंपरिक मूल्यों को सहेजने रखने का अवसर प्रदान करता है। यह पर्व सामाजिक समरसता, भाईचारे और प्राकृतिक संरक्षण का संदेश देता है, जिसे पूरे आदिवासी समुदाय द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
आज से जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में बिखरेगी आदिवासी संस्कृति की छटा। जोहार ट्रस्ट एवं आदिवासी हो समाज महासभा पूर्वी सिंहभूम की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय मगु महोत्सव का आयोजन 7 से 9 मार्च तक बिष्टुपुर गोपाल मैदान में होगा। इस महोत्सव में देश भर के आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। महोत्सव में पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य और खेलकूद की रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएगी। महोत्सव में 200 स्टॉल बनाए गए हैं, जिसमें आदिवासी व्यंजन, परिधान, पुस्तकें, कला एवं शिल्प, फर्नीचर, डेकोरेशन आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट, कार एवं बाइक आदि की प्रदर्शनी सह सेल का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय माघे महोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय माघे महोत्सव विभिन्न आदिवासी समुदायों के बीच सामाजिक एकता एवं भाईचारे को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। यह कार्यक्रम देश भर के आदिवासी समुदाय को जोड़कर पारंपरिक सहयोग, कला संस्कृति के आदान प्रदान और आपसी सद्भावना को मजबूत करने का कार्य होगा। राष्ट्रीय माघे महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को होगा। महोत्सव में प्रथम दिन 11 राज्यों के आदिवासी नृत्य दल भाग ले रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक माघे नृत्य प्रस्तुत करने वाले नृत्य मंडलों के बीच नगद 2.11 लाख की राशि का वितरण पुरस्कार के रूप में किया जाएगा। साथ ही विजेता टीमों को प्रमाण पत्र व मोमेंटो प्रदान किया जाएगा। अब ट्रेन से कटकर नहीं होगी हाथियों की मौत, एआई करेगा गजराज की रक्षा। रेलवे ट्रैक पर हाथियों के कटने की घटनाओं को रोकने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल ने नया एआई आधारित इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे ने उन स्थानों को चिन्हित कर लिया है जहां अक्सर हाथियों की आवाजाही होती है। इन स्थानों पर इन प्रणाली को स्थापित किया जाएगा। यह पहल रेलवे और वन विभाग के सहयोग से की जा रही है ताकि हाथियों को ट्रेन की चपेट में आने से रोका जा सके। इस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के जरिए रेलवे ट्रैक के पास हाथियों की गतिविधियों का शीघ्र पता चल सकेगा। यह मूलतः एक थर्मल उपकरण है जिसे रेलवे ट्रैक के किनारे स्थापित किया जाएगा। जैसे ही कोई हाथी ट्रैक के पास पहुंचेगा, यह डिवाइस अलार्म बजा देगा, जिससे ट्रेन के ड्राइवर को चेतावनी मिलेगी और हाथियों को भी झटका लगेगा, जिससे वे ट्रैक से दूर हो जाएंगे। साकची जेल में देर रात छापेमारी करने पहुंचे सिटी एसपी, मचा हड़कंप। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल के आदेश पर गुरुवार की देर रात साकची स्थित जेल में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, एसडीओ शताब्दी मजुमदार उपस्थित थे। देर रात औचक छापेमारी के दौरान जेल के सभी वार्ड की जाँच की गई। जाँच के दौरान कैदियों के सामानों की भी जाँच की गई। वहीं शौचालय समेत कई जगहों पर बारीकी से जाँच की गई। हालांकि छापेमारी के दौरान टीम को कोई भी आपत्तिजनक या प्रतिबंधित सामान नहीं पाया गया। करीब 1 घंटे तक जेल में जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान बीडीओ, सीओ, सभी एसडीपी, थाना प्रभारी समेत कई पुलिस बल मौजूद थे। शराब बिक्री होने से गांव का माहौल खराब हो रहा। राजनगर के चंगुआ महुआ शराब की बिक्री बंद करने की मांग को लेकर गुरुवार को दर्जनों महिलाएं राजनगर पहुंची। थाना प्रभारी चंचल कुमारी को आवेदन देते हुए कहा कि चंगुआ गांव में अवैध महुआ शराब की बिक्री होने से गांव का माहौल खराब हो रहा है। शराब बिक्री से गांव अशांति में है। गांव में हमेशा चोरी की घटनाएं हो रही है। इसके चलते लोगों को हमेशा घर में चोरी होने का भय सताता रहता है। शराब पीकर हो हल्ला करना आम बात हो गया है। इसके चलते महिलाओं को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। महिलाओं ने मांग की कि अवैध महुआ शराब बिक्री बंद नहीं होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगी। पीसीएन पीएनडीटी टीम ने 3 अल्ट्रा स्कैन सेंटर का किया निरीक्षण। किसी के पास नहीं मिली फायर एनओसी। पीसीएन पीएनडीटी जांच टीम ने मंगलवार को जिले के 3 अल्ट्रा स्कैन सेंटर का निरीक्षण किया। उपायुक्त के निर्देश पर गठित टीम में शामिल अधिकारियों ने 8 लेन स्थित साधना हॉस्पिटल, सरायढेला स्टील गेट स्थित पल्स हॉस्पिटल एवं ऋषभ हेल्थ केयर में औचक निरीक्षण किया। कार्यपालक दंडाधिकारी रविंद्रनाथ ठाकुर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टता कोई अवैध गतिविधियां की जानकारी नहीं मिली है। हालांकि जाँच के दौरान किसी के पास फायर एनओसी नहीं पाई गयी। सभी केंद्रों से अन्य दस्तावेज की फोटोकॉपी प्राप्त कर जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर निर्देशानुसार नोटिस कर कार्रवाई की जाएगी।
प्रधान जिला जज के निर्देश पर मूक बधिर महिला का ट्रेन से रेस्क्यू। रांची धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस में भटक रही एक मूक बधिर युवक को प्रधान जिला जज के निर्देश पर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इस संबंध में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने हस्तक्षेप करते हुए युवती को बालिका गृह भेज दिया। आगे की कार्रवाई शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में की जाएगी। इस संबंध में बताया जा रहा है कि प्रधान जिला जज के बॉडीगार्ड भी ट्रेन में मौजूद थे। उन्होंने प्रधान जिला जज को सूचना दी। उन्होंने तुरंत डालसा सचिव और CWC को जानकारी दी। इसके बाद रेलवे चाइल्ड लाइन और RPF को सूचना दी गई। फिलहाल युवती को आश्रय गृह में रखा गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।